अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हसन रज़ा और आप कर रहे हैं क्लास 9th की फ़िज़िक्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफ़ियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली गुफ्तगू में एक डिटेल्ड इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स और टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में बात की। हमने देखा फोर्स क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है। अब हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि इस कदर तैयार हो गए हैं कि डीपली न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन को समझ सकें। न्यूटन ने अपनी किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका के अंदर एक्सप्लेन किया कि एक ऑब्जेक्ट आखिर मूव क्यों करता है और एक मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट रुकता क्यों है या डायरेक्शन क्यों बदलता है। थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का मोस्ट फेमस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन ऑब्जर्व्ड दैट कि अगर एक ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे पड़ा हो, इमेजिन करें कि आप अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर एक बाउल खाने का रख दें खाली, या एक ऑब्जेक्ट टेबल पे पड़ा हो, तो ये ऑब्जेक्ट इस टेबल पे पड़ा रहेगा 5 साल 10 साल क़यामत तक पड़ा रहेगा। ये तब तक पड़ा रहेगा जब तक कि इसे कोई चलाने वाली ताकत ना आए, इसे कोई धकेले ना, इसे कोई पुश ना करे, इस पे कोई फोर्स ना एक्सर्ट करे। एक ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट until and unless we apply external force on it, हम इसे धक्का ना दें। उसने ऑब्जर्व किया कि इसी तरह से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को एक दफ़ा चला दें, मोशन में सेट कर दें, एक बॉल आप रोल करवा दें, फेंक दें, तो वो चलता रहेगा 5 साल 10 साल क़यामत तक मूव करता रहेगा जब तक कि उसे कोई रोकने की ताकत ना आए। वेट, ये मैंने क्या कह दिया? क्या इसका ये सेकंड पार्ट दुरुस्त है? फर्स्ट पार्ट तो आप अपने घर में तजर्बा करके देख सकते हैं, दुरुस्त है। ऑब्जेक्ट को रखें, जब तक आपकी मामा बाबा भाई बहन में से कोई उठाने के लिए नहीं आएगा, वो ऑब्जेक्ट उधर ही पड़ा रहेगा। सेकंड पार्ट क्या इस लॉ का दुरुस्त है? एक बॉल को अपने बेडरूम में रोल करके देखें, आपने मोशन में सेट कर दिया, फोर्स लगा के उसको चालू कर दिया। न्यूटन तो ये कहता है कि उस बॉल को जब तक रोकने वाली कोई चीज़ ना आए उसे चलते रहना चाहिए। 5 10 साल 15 साल 50 साल वो ट्रैवल करता रहेगा जब तक उसे कोई रोकने वाली फोर्स ना आए। लेकिन क्या वो बॉल हमेशा के लिए रोल करता रहता है? नहीं। आप देखते हैं कि वो बॉल 5-10 फुट 5-10 मीटर के बाद जाकर रुक जाता है। क्यों? तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात दुरुस्त है। न्यूटन क्या कहता है कि अगर आप किसी बॉल को धकेलेंगे तो वो चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कि उसे रोकने वाली फोर्स ना आए। यहाँ पर रोकने वाली फोर्स मौजूद है तो सही, इसका नाम एफ या फ्रिक्शन की फोर्स है। ये फ्रिक्शन की फोर्स उस बॉल की सरफेस और आपके बेडरूम के फ्लोर के दरमियान है। अगर यही एक्सपेरिमेंट आप फ्रिक्शन को एक्सक्लूड करके करें, इमेजिन करें एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, आप स्पेस में चले जाएं जहां पर कोई कांटेक्ट नहीं, सुपर वैक्यूम है, किसी किस्म की ना तो ड्रैग फोर्स है ना फ्रिक्शन की फोर्स है, वहां पर अगर आप एक बॉल को रोल करेंगे तो वाकयातन वो बॉल क़यामत तक, दुनिया के तबाह होने तक रोल होता रहेगा, चलता जाएगा। तो न्यूटन प्रपोज्ड, ऑब्जर्व, सजेस्टेड दैट, जो कि बाद में एक्सपेरिमेंटली लॉ बन गया, कहता है कि एक ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को कंटिन्यू रखना चाहता है। अगर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो वो पड़े रहेगा, अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलते रहेगा, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट पर ना लगे। तो यही तो स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। An object continue its state of rest or of uniform motion until and unless external force acts on it. तो कितना सिंपल है डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट लॉ।
लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत तगड़ी है, एक बात काबिल गौर है, समझने वाली है। इस छोटे से लॉ के अंदर बहुत छोटे छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छुपे हुए जिनको मैंने भी आपके सामने अनकवर करना है। फर्स्ट लॉ तो आपने समझ लिया, लेकिन इसी गुफ्तगू में एक छुपी हुई बात और भी है। इसका नाम है इनर्शिया। ये इनर्शिया क्या चीज है, कौन है ये इनर्शिया? ये स्टूडेंट्स, हमने बातों बातों में ये कहा कि एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखना चाहता है। अगर वो रुका हुआ है तो वो ये चाहता है, ऑब्जेक्ट की यह ख्वाहिश है कि वो रुकी रहे। आपको उसे चलाने के लिए धक्का लगाना पड़ता है। अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसकी ख्वाहिश है कि वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ चलता रहे। उसे रोकने के लिए आपको एक अपोजिंग फोर्स, पुल, फ्रिक्शन की फोर्स या ब्रेक्स की फोर्स, ब्रेक भी फ्रिक्शन ये देनी पड़ती है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है ना कि वो अपने स्टेट को कंटिन्यू रखे, इसे इनर्शिया कहते हैं। मैं थोड़ी सी आसान करके बात समझाता हूँ। मेरे साथ ज़रा इमेजिन करें, फैंटेसी की दुनिया में चलें। आप एक गाड़ी में बैठे हैं, ये स्पोर्ट्स कार है, टोयोटा सुपरा JDM जापान, क्या बात है। वो गाड़ी रेस्ट पे है, आप अपने दोस्त के साथ ड्राइविंग सीट, पैसेंजर सीट पे बैठे हुए हैं। आपकी इस वक्त स्टेट क्या है? गाड़ी रुकी हुई है तो आपकी स्टेट ऑफ रेस्ट है। अब आपके दोस्त ने गाड़ी को स्टार्ट करते साथ अचानक थ्रॉटल फुल प्रेस कर दिया, टोक्यो ड्रिफ्ट की तरह। एक ट्रैक पे आप खड़े, तो आपको अचानक पीछे की तरफ झटका नहीं लगेगा क्या? ये पीछे की तरफ झटका क्यों लगा आपको? न्यूटन कहता है कि आपकी बॉडी रेस्ट पे मौजूद थी, रुकी हुई थी। आपकी बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को कंटिन्यू रखना चाहती थी, लेकिन अचानक नीचे से गाड़ी आगे को चल पड़ी। तो गाड़ी तो चल पड़ी, लेकिन आपकी बॉडी ने उस मोशन को फौरन से एक्सेप्ट नहीं किया। इसी वजह से आपको एक पीछे की तरफ झटका लगा। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी दैट रेजिस्ट इट्स चेंज इन इट्स स्टेट, विच इज इनर्शिया। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अब इमेजिन करें कि आप हाईवे के ऊपर, उसी सुपरा के ऊपर एक सेफ स्पीड पे 100 किलोमीटर पर आवर पर लेट्स से ट्रैवल कर रहे हैं अपने उसी दोस्त के साथ किसी भड़े की निगरानी में। यू आर ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। आप मज़े से उसकी बकेट सीट्स के अंदर आराम से बैठे हैं चौड़े होके, लेकिन अचानक से एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आपके दोस्त को शरारत सूझी। उसने सोचा कि चलो मैं क्यों ना ड्रिफ्ट करूं, ब्रेक्स लगाऊं। अब याद रहे कि ब्रेक लगने से पहले आपकी बॉडी की स्टेट क्या है? गाड़ी के साथ योर बॉडी इज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। जब सडन ब्रेक्स लगेंगी तो आपको झटका लगेगा। नॉर्मली जब ब्रेक लगती है आपको आगे की तरफ झटका लगता। क्यों? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, आपकी बॉडी इन द कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन है। जब ब्रेक्स लगी तो गाड़ी की लगी, आपकी बॉडी ने अपनी स्टेट ऑफ मोशन में आने वाली तब्दीली को एक्सेप्ट नहीं किया। गाड़ी स्लो हो गई और आप उसी वेलोसिटी से आगे जाते रहे। दिस प्रॉपर्टी इज अगेन कॉल्ड एज इनर्शिया। इसे इनर्शिया कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर मेरे साथ इनर्शिया को डिफाइन करते हैं। आपकी बुक में इट्स ऑलमोस्ट पेज नंबर 58। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड एज इनर्शिया। अगर आप एक स्लो मोशन वीडियो देखें बलून की, फिल्ड विद वाटर, जब उस बलून को पंक्चर किया जाता है, फाड़ा जाता है, तो बलून के फटने के बाद एक लम्हे तक के लिए पानी उसी शेप में रहता है जिस शेप में वो बलून में था। ये उस पानी की प्रॉपर्टी है अपनी स्टेट को मेंटेन रखने की, इट्स इनर्शिया। थोड़ी देर के बाद ग्रेविटी की फोर्स की वजह से वो पानी बिखर जाता है। इसी तरह से जब आप टेबल पर कपड़ा बिछाकर ऊपर चंद बर्तन रख लें, ये काम घर में मत कीजिएगा, पड़ने वाली मार का मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा। उस टेबल पर कपड़ा बिछाकर चंद बर्तन ऊपर रखें, सडनली जब आप उस कपड़े को खींचते हैं तो कपड़ा नीचे से निकल जाता है, बर्तन उधर ही पड़े रहते हैं। चूंकि बर्तन अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, इट इज कॉल्ड एज इनर्शिया।
तो अब थोड़ी सी मज़ीद टेक्निकल बात और आपके साथ करना चाहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि हम इस लॉ में इसी प्रॉपर्टी का तज़किरा करते हैं कि एक बॉडी अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगे। लेकिन अक्सर एक जुमला और भी कहा जाता है, इस जुमले की मुझे अभी तक समझ नहीं आई। मैं जुमला लिखता हूँ, शायद आप मुझसे पहले समझ लें। जुमला ये है, mass of the body is measure of its inertia mass of the body उस बॉडी के इनर्शिया का पता देता है। आप यूं भी कह सकते हैं, किसी बॉडी के इनर्शिया से उसके मास का अंदाज़ा हो सकता है। ये स्टेटमेंट मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है, मुझे हेल्प आउट ज़रूर कीजिएगा। आप एक मास से किसी बॉडी के इनर्शिया का अंदाज़ा कर सकते हैं या इनर्शिया किसी भी बॉडी के मास का अंदाज़ा करवा सकता है। मास इज़ अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। क्या इसका मतलब, चलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मुझे ज़रा ये समझाइएगा कि मेरे पास अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करें। एक टाइनी सा हल्का फुल्का सा 1 किलो का ऑब्जेक्ट है, ज़मीन पर पड़ा हुआ है, और एक मैसिव ऑब्जेक्ट है तकरीबन 100 किलो का। इन दोनों को चलाने के लिए मुझे किसकी ज़रूरत है? न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक फोर्स की। मैं दोनों पे फोर्स लगाऊंगा इन्हें चलाने के लिए, लेकिन रुकिए ज़रा, मुझे ये बताइए कि किसकी स्टेट को चेंज करना ज़्यादा मुश्किल है? क्या 1 किलो वाला रेस्ट पर मौजूद है, उसको चलाना, उसकी स्टेट को चेंज करना मुश्किल है? क्या वो अपनी स्टेट से ज़्यादा प्यार करता है, या 100 किलो वाला ऑब्जेक्ट वो अपनी स्टेट से ज़्यादा प्यार करता है? क्या उसकी स्टेट को चेंज करना मुश्किल है? यकीनन आप अपने लाशऊर वाले नॉलेज से भी ये बात बता सकते हैं कि सर 1 किलो वाले को तो मैं एक बाएं हाथ से भी चला लूँगा, लेकिन 100 किलो वाले को चलाने के लिए मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तो मेरी आर्म से फोर्स 100 किलो वाले ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को बदल नहीं सकती, क्योंकि उसका इनर्शिया ज़्यादा है। तो किसी भी बॉडी के मास से आप उसके इनर्शिया का तयन कर सकते हैं। इसी तरह से 100 किलो वाले ऑब्जेक्ट को अगर वो ट्रैवल कर रहा हो तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन को रोकना भी मुश्किल है। आप उसको आसानी से नहीं रोक सकते, जबकि 1 किलो वाले ऑब्जेक्ट को आराम से बाएं हाथ से आप रोक सकते हैं चलते हुए को। तो इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट के मास का पता देता है, और मास को देखते हुए आप उसके इनर्शिया के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी या कम फोर्स रिक्वायर्ड होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन के बारे में मैंने डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आपके साथ शेयर की। अब चलिए थोड़ी सी बात और करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ पर। न्यूटन का सेकंड लॉ दर हकीकत न्यूटन के फर्स्ट लॉ की ही एक्सटेंशन है। क्या है जी न्यूटन का सेकंड लॉ? चलिए लेट्स टॉक अबाउट न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बहुत खूबसूरत सी गुफ्तगू जो आप समझ चुके हैं उसी के ऊपर बिल्ड करने लगा हूं। स्टूडेंट्स, आपने कहा सर चीज़ चलानी है, फोर्स लगाएं, चलती हुई चीज़ को रोकना है, फोर्स लगाएं। तो क्या फोर्स किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में तब्दीली नहीं प्रोड्यूस कर रही? इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, बॉडी वाज एट रेस्ट। आपने इसको चला दिया, इसको कोई ना कोई फाइनल वेलोसिटी दे दी, वेलोसिटी चेंज हो गई। चल रही थी किसी वेलोसिटी v के साथ, आपने फ्रिक्शन की फोर्स ब्रेक्स लगा के इसको, इट वाज इनिशियल वेलोसिटी, इसको रोक दिया। वेलोसिटी नहीं चेंज हो गई क्या? तो चेंज इन वेलोसिटी को क्या कहते हैं? चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो न्यूटन कहता है कि सेकंड लॉ में जब किसी बॉडी पे फोर्स लगती है तो उसकी वेलोसिटी को बदलता है। समेट के कह दूं, जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगती है तो वो फोर्स उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। तो फोर्स एक्टिंग
ऑन एन ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन दैट ऑब्जेक्ट। इसी बात पे न्यूटन कहता है कि जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन। आप गाड़ी के पैडल को हल्का सा दबाएंगे, गाड़ी थोड़ा सा तेज़ होगी। आप टोक्यो ड्रिफ्ट की तरह खाली ट्रैक पे पैडल को ज़मीन के साथ लगा देंगे तो आप देखेंगे कि गाड़ी हवा से बातें करने लग गई है, गाड़ी की वेलोसिटी में ज़्यादा तब्दीली आई है। तो जितना ज़्यादा फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाई जाएगी, दैट विल प्रोड्यूस ग्रेटर एक्सेलरेशन इन दैट ऑब्जेक्ट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक्सेलरेशन जो उस ऑब्जेक्ट में पैदा हो रही है वो लगने वाली फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आती है? फोर्स किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा करेगी और वो एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा फोर्स उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन समझाइएगा ज़रा मुझे, क्या मास के इनर्शिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं? अभी आपने मुझे बताया भारी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए, भारी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए। तो भारी ऑब्जेक्ट में ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा या कम? कम एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो फोर्स की वजह से पैदा होने वाला एक्सेलरेशन मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप इन दोनों बातों को कंबाइन कर लें तो ये बनेगा एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। प्रोपोर्शनैलिटी हमें नहीं चाहिए, हमें बराबरी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं। न्यूटन ने किया और उसने पाया कि यहाँ पर कांस्टेंट 1 है। बच्चों याद रखो, हर जगह कांस्टेंट के ही नहीं डाल देते। जैसे पहले लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कांस्टेंट जी था, इट कुड बी एनी वैल्यू, कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है। जी की वैल्यू आपने देखी ना पहले, तो यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू 1 है, तो ये बनेगा F/m। F बन जाएगा ma। तो यहाँ से फिर आप फॉर्मूला बनाएंगे F = ma। डियर स्टूडेंट्स, ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड वन ऑफ द मोस्टली यूज्ड फार्मूला इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। F = ma, ये है न्यूटन का सेकंड लॉ। डियर स्टूडेंट्स, मैं अपनी आने वाली क्लासेस में इसके यूनिट्स और कुछ चीज़ें और डिफ़ाइन करूंगा, लेकिन आज के लिए गुफ्तगू को यहाँ पर ही लिमिटेड रखता हूँ। एक आखिर पर जाते हुए इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। मैंने आपको क्या कहा था कि फ़ोर्स किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करती है, फोर्स किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन को पैदा करती है। फोर्स एक्सेलरेशन की माँ है, याद रखिएगा, फोर्स एक्सेलरेशन की माँ है। F = ma। फोर्स माँ है, पैदा करती है एक्सेलरेशन को। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।